जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। तो क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 24 है तो इन संख्याओं का योग पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले हम चीज़ें देखेंगे, दो संख्याएं जो हैं एक 5:11 के, यानी एक संख्या 5 है तो एक संख्या 11 इस अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक हमको 24 दिया गया है, ठीक है, 24 दिया गया है। तो अगर एक चीज़ देखें हम लोग, तो इन दोनों का अगर हम लोग मासा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो एक आ जाएगा, यानी 5 और 1 दोनों का गुणनफल, यानी इनका फैक्टर ही जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा मासा होता है। तो एक बराबर आ गया 24 के, तो 16 बराबर हमको वैल्यू, यानी दोनों का योग निकालना है, यानी 5 और 11 दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया 16। 16 बराबर आ जाएगा हमारा 24 गुणे 16। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 384। अगर दूसरे तरीके से अगर इसको x मान के करेंगे तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 5x, एक संख्या हो जाएगी 5x और एक संख्या हो जाएगी हमारी 11x। पहली संख्या हो गई 5x और दूसरी संख्या हो गई 11x। दोनों का अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें दोनों में एचसीएफ क्या कॉमन है, x हमारा कॉमन है। एचसीएफ x यही इसी ये एचसीएफ जो दिया गया है हमारा ये 24 दिया गया है, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 24 आ गई। अब x बराबर यहाँ पे रखेंगे 24 तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। और x बराबर 11 इंटू 24 करेंगे तो आ जाएगा 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264। अब दोनों संख्याओं का योग हमको निकालना है, तो यानी दोनों संख्याओं का योग हमको निकालना है तो 120 प्लस 264 अगर कर देंगे हम तो 4 6 8 384। तो दो मेथड हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट ही एक बराबर वैल्यू 24 के कर दें, या फिर आप 5x और 11x में इसको अलग अलग संख्याओं को मान लें। तो दो तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 384। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आया था हमारा मेंसुरेशन से आया हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करके अच्छे से देख के जाएं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो, मेंसुरेशन पढ़ना हो या फिर अलजेब्रा पढ़ना हो, तो हमारे चैनल में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आया था, दूसरा जो क्वेश्चन था, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों ओर 20 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो बाड़ लगाने का खर्च हमको निकालना था। तो हमारा जो आयत है इस टाइप से आयत होता है, ये आयत है हमारा, इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब जो बाड़ लगती है, सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे, जो बाड़ लगती है वो इसके चारों तरफ लगती है, और ये चारों तरफ लगने का मतलब इसके परिमाप में बाड़ लगेगी। अगर परिमाप में बाड़ लगेगी तो हमको इसका परिमाप पता चल जाए, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपये ले रहा है, तो हम उसको आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, हमको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमको आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत के क्षेत्रफल की जगह 100 रख देंगे। इसके बाद लंबाई हमको दी गई है 20 इंटू चौड़ाई हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, यानी b की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, यानी b यानी चौड़ाई आ जाएगी हमारी 5। अगर ये लंबाई कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़, परिमाप निकालने के लिए परिमाप बराबर क्या होता है, इधर देख लें आप थोड़ा सा, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस बी। l प्लस बी मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना अगर कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको दोगुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा परिमाप। तो लंबाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। 2 20 प्लस 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 25, यानी परिमाप आ गया हमारा कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। अगर परिमाप आ गया 50 सेंटीमीटर,
तो हर 1 सेंटीमीटर में हमको कितने रुपए देने हैं? 20 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर में कितने रुपए देने होंगे? 50 सेंटीमीटर में कितने रुपए देने होंगे? ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, यानी जो बाड़ लगाने का खर्च आएगा हमारा 1000 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ था वो हमारा मेंसुरेशन से आया हुआ था, क्षेत्र मिति से आया हुआ था। यानी इसमें हमको निकालना था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमको दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया गया था, किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज में हमको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है, और एक आयत और एक वर्ग होता है। ये सारे जितने भी हैं इनके क्षेत्रफल हम लोग बहुत अच्छे से निकालना सीख लेंगे। अभी 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सारी चीज़ें जो भी इसमें आ सकता है उसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई अगर 6 सेंटीमीटर दी हो, तो एक चीज़ समझेंगे, समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। ये होता है हमारा, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ये आयत क्या होता है? ये आयत टाइप का दिखता है, लेकिन आयत क्या होता है हमारा? आयत जो होता है वो ये इस टाइप का होता है, यानी आयत ये 90 डिग्री में होता है। ये 90 डिग्री में होता है। इसका जो एंगल होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है। इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इसे बोलते हैं आयत। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इसमें दिया क्या गया है हमको? सबसे पहले आधार दिया गया है हमारा 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई है, ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो ऊंचाई दी गई है हमको, ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसका क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है हमारा, इसका फार्मूला आप याद करके जाएंगे। क्षेत्रफल जो होता है हमारा, लंबाई आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार और इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग याद करके जाएंगे, तो वहाँ एग्ज़ाम में अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताते हैं। तो आपने देख लिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है? ये समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज मीन्स जिसकी सभी भुजाएं समान हो और वो 90 डिग्री का एंगल ना बनाए। दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना बने, इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री नहीं बनता है, तो ये हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। ये होता है हमारा वर्ग। वर्ग को हल्का सा अगर तिरछा कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। तो ध्यान रखेंगे, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं तो बराबर हों, यानी वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं चारों, और ये 90 डिग्री पे होता है। यानी समचतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर हों लेकिन ये 90 डिग्री पे ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये सीख लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण पहला इंटू विकर्ण दूसरा। विकर्ण को अगर डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको D1 और D2 से अगर डिनोट कर दें तो D1 इंटू D2। यानी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे हम, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अगर विकर्णों का गुणनफल को आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज। इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लें, D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। तो विकर्ण क्या क्या होते हैं? एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। पहले विकर्ण को बोलेंगे D1, दूसरे विकर्ण को बोलेंगे D2।
तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद हमारा जो आता है उसे बोलते हैं हम समलंब। उसे क्या बोलेंगे? समलंब। समलंब कैसा होता है? ये समलंब इस टाइप का होता है, इसे बोलते हैं समलंब। इसको अगर ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी और इसको डी। सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। आमने सामने की भुजाएं अगर हम जोड़ दें और इसकी ऊंचाई से गुणा कर दें, ये h, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी यानी आमने सामने की समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 आमने सामने की समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं हैं, ए और बी समांतर भुजाएं हैं, तो इनका योग इंटू ऊंचाई। सी और डी से हमको मतलब नहीं है क्षेत्रफल में। समांतर भुजाएं जो आमने सामने की हैं, इस टाइप से आकृति ये होती है उसकी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आमने सामने की समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू एच होता है। ये बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आयत और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग के बारे में, आयत की आकृति क्या होती है? आयत की आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए अगर ये है तो ए ये होगी, बी अगर ये है तो बी ये होगी। इसी से हमारा बनता है क्या? समांतर चतुर्भुज। अगर इसको थोड़ा सा तिरछा करके, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी इसकी, और थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, यानी 90 से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोगों ने देख लिया था। इसका क्षेत्रफल था आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया था? आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल था ये। अब हम लोग देख लेते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या है? लंबाई, जिसको एल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एल, और ये ब्रॉड बी, यानी एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। अब आयत के बारे में एक चीज़ और आती है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, यानी इन सभी भुजाओं का योग। अगर एल ये है तो एल ये होगी, बी ये है तो बी ये है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाओं का योग अगर कर देंगे तो 2l प्लस 2b। तो आयत का परिमाप क्या आ जाएगा हमारा? 2l प्लस b। अब देख लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, अगर आपको ये सारी चीज़ें पूरी मेंसुरेशन, आपको क्षेत्रमिति डिटेल से पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप हमको कमेंट करें, आपको पूरी डिटेल से पढ़ाई जाएगी, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। इसमें चतुर्भुज पढ़ाया जाएगा, त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, वर्ग पढ़ाया जाएगा, त्रिज्यखंड, जो भी चीज़ें होती हैं हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको कमेंट करना है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूँगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब सभी भुजाएं बराबर। अब सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर ए ये है तो ए ये है, ए ये, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। अगर वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप मीन्स सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग करेंगे तो 4 भुजाएं, चारों बराबर 4 इंटू भुजा यानी 4a, ये हमारा हो जाएगा परिमाप। इसी से हमारा समचतुर्भुज, मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज बनता है इसी से। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, किसमें? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में,
और उसी से बनता है हमारा समांतर। थोड़ा सा अगर तिरछा कर देंगे उसे बोलेंगे समांतर। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज बनाने के लिए थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं समान तो होती हैं, लेकिन थोड़ा सा तिरछा यानी 90 डिग्री पे नहीं होता। ये 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे नहीं होगा। बस इस चीज़ को याद रखेंगे, तो इसे बोलेंगे समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो ये सारे फार्मूले याद रखेंगे। तो भैया एक बार और शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज, जल्दी से देख लेंगे। समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल क्या था, आधार, जो भी आधार होगा उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आ जाएगा। और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और थोड़ा सा ऐसे होता है, और इसके बाद 90 डिग्री पे नहीं होता। मीन्स अगर सम चतुर्भुज की बात करेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 d1 इंटू d2, ये हमारा समचतुर्भुज जिसकी आम सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये 90 डिग्री पे नहीं होती भुजाएं, तो ये हमारा समचतुर्भुज होता है। इसके बाद हमने बताया था समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी इंटू ऊंचाई, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद आयत के बारे में आप जानते ही हैं। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 90 डिग्री पे होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसके परिमाप की बात करेंगे तो इन जितनी भी आकृति हैं सभी का अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप मतलब मैंने आपको बताया था कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर देंगे। अगर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी भुजाएं हमें पता है तो उनका योग कर देंगे। सभी भुजाओं का योग होता है हमारा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर a है, a है, a है तो सारी a होंगी, तो ये क्या हो जाएगा 4a। अगर ये l है, ये तो b हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2l प्लस b। ये भी l होगा, ये भी l, ये b होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 2l प्लस b, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेंसुरेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर मेंसुरेशन आपको और भी डिटेल से पढ़नी हो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और भी डिटेल से पढ़नी हो तो आप हमें बताएं और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊँगा, जिसमें से चतुर्भुज, त्रिभुज और इसके बाद अपना वर्ग हो जाएगा और त्रिज्यखंड हो जाएगा। जो भी चीज़ें इसके अंदर आती हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताई जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो हमारा बोर्ड मास रूल से आया था। 15 + 8 × 4 - 30 डिवाइडेड बाई 5 का मान पूछा था हमसे। तो ये मान निकालने के लिए हम लोग बोर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे जाके आपको इसको डिटेल पे पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको एक भी मैथ नहीं आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे या जो भी शिफ्ट हैं उसमें आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है बोर्ड मास का। सबसे पहले आपको भाग देना है, भाग यानी जो हमारा 30/5 है, यानी इससे सबसे पहले भाग देते हैं हम लोग। तो 30/5 यानी 30/5 का भाग देंगे, 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 15 + 8 × 4 माइनस, अगर इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, पहले भाग फिर गुणा।
गुणा करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 32 माइनस 6। इसके बाद क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या करेंगे आप, फिर इसके बाद जो भी प्लस होगा उसको प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15 और 32 कितना आ जाएगा 47 माइनस 6, यानी हमारा आंसर जो आएगा 41 आएगा। तो हमने बोर्ड मास का रूल अगर आप जानते होंगे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, फिर उसके बाद गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद घटाया जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, आप डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया हुआ था साधारण ब्याज से, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया था साधारण ब्याज की किसी दर से 12 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो दर क्या होगी, साधारण ब्याज की दर हमें बतानी थी। तो इसी टाइप से साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, और ये करने के लिए हमें बस 2 सेकंड की ज़रूरत होती है, बस 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको करने के लिए। तो अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है तो हमारे चैनल पर जाके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मैं आपको सारे चैप्टर डिटेल वाइज सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साधारण ब्याज के किसी दर से 12 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/5 मिलता है। मूलधन का 3/5 ब्याज मिलता है। अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा 5 होगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 3। अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 3। मूलधन पता हो गया, ब्याज पता हो गया, दर हमें निकालनी है, आर रेट निकालनी है हमको, आर बराबर निकालना है। टाइम हमको दिया गया है 12 वर्ष, 12 वर्ष, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, सीधा फार्मूला लगाएंगे। SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना था 3, सॉरी ब्याज हमारा कितना था 3, मूलधन कितना था 5 इंटू रेट यानी आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। आर बराबर क्या हो जाएगा 100 इधर आ जाएगा 300, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 12 पंचे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 5, यानी आर की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, आर की वैल्यू जो आ जाएगी 5%। दर हमारी क्या आ जाएगी 5%। सबसे पहले क्या किया मैंने, मूलधन का ब्याज मूलधन का 3/5 था, तो नीचे वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 5 हो गई, यानी मूलधन हो गई, और ब्याज जो हमारा हो गया इंटरेस्ट हो गया हमारा 3, और रेट हमको निकालनी थी, दर हमारी रेट हमको निकालनी थी, टाइम हमारा 12 वर्ष है। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमने सारे वैल्यू रख के इसको R बराबर कितना निकाल लिया 5%, ये हमारा आंसर हो गया। और भी इसको डिटेल में आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं।